हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको 4th चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ जिसका नाम है इन दी अर्लीस्ट सिटीज़। तो सबसे पहले मैं इस टाइटल को डिस्कस करना चाहूँगी, इसका मतलब क्या है। तो जैसे कि मैं इससे पहले वाले चैप्टर्स में पढ़ा चुकी हूँ कि किस तरीके से लोग रहते थे, कैसा उनका लाइफस्टाइल था, क्या क्या वो खाते थे। तो इसी तरीके से हम बात करने वाले हैं कि क्या अर्लीस्ट टाइम पे भी कुछ सिटीज़ हुआ करती थी, क्या कैसा उसका लाइफस्टाइल थे, किस तरीके के लोग वहाँ रहा करते थे और किन एरियाज़ में ये सिचुएटेड था। तो अब हमारा ये चैप्टर होता है हमारे फर्स्ट टॉपिक से द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। तो अब हम इसमें हड़प्पा के बारे में पढ़ने वाले हैं। वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी टू टेल। अक्सर जो भी पुरानी इमारतें होती हैं वे अपनी कहानी बतलाती हैं। नियरली 150 years ago when railway lines were being laid down for the first time in the पंजाब। तो आज से लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी तो इस काम में बहुत सारे इंजीनियर्स को अचानक हड़प्पा प्रस्थल मिला। यानी जो इंजीनियर्स उस रेलवे लाइंस को बिछाने में लगे हुए थे उनको सबसे पहली बार ये हड़प्पा साइट मिला था। अब ये जो हड़प्पा साइट है ये अभी प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। क्यों? क्योंकि इसका ये रीज़न है कि जब हमारा भारत है उसका पार्टीशन हुआ था तो जो पंजाब का आधे से ज़्यादा इलाका था वो हमारा पाकिस्तान के पास चला गया था। क्यों? क्योंकि इसी बेसिस पे ही तो पार्टीशन हुआ था। पंजाब में ज़्यादातर जो है मुस्लिम लोग रहते थे तो उस पार्ट को आधे से ज़्यादा पाकिस्तान को दे दिया गया, इसलिए अब ये प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। तो जो वो इंजीनियर्स थे जो रेलवे लाइंस बना रहे थे उसको जब वो साइड मिला तो वो लाइक अ माउंट था। यानी वो जो पूरा एरिया था वो एक सेमी सर्कुलर फॉर्म में उन्हें मिला और उनको वहाँ पे बहुत सारे रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स मिल गए थे। तो उन इंजीनियर्स ने सोचा कि ये एक ऐसा खंडहर है जहाँ से उन्हें अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वो हड़प्पा के खंडहरों से हज़ारों ईंटें उखाड़ कर ले गए और इसी वजह से बहुत सारी जो बिल्डिंग्स हैं वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई। क्यों? क्योंकि वहाँ के ब्रिक्स को उन लोगों ने रेलवे लाइंस कंस्ट्रक्ट करने में यूज़ कर लिया था। उसके बाद लगभग 80 साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर सब कॉन्टिनेंट के सबसे पुराने सिटीज़ में से एक है। और याद रखने वाली बात यहाँ ये आ जाती है कि जो ये हमारी हड़प्पन सिटीज़ थी वो लगभग 4700 ईयर्स अगो पहले सेटल हुई थी। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज़। यानी वो क्या चीज़ें थी जो इसे दूसरी जगहों से काफ़ी अलग बनाती थी और हम कह सकते हैं कि हाँ ये सच में एक शहर हुआ करता था। मैनी ऑफ दिस सिटीज़ वो डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स। और ज़्यादातर वो जो शहर हुआ करते थे वो 2 या 2 से अधिक पार्ट में डिवाइडेड हुआ करते थे। यूजुअली जो वेस्ट वाला पार्ट होता था वो जो है काफ़ी ज़्यादा छोटा होता था लेकिन काफ़ी हायर होता था। मतलब कि एरिया वाइज अगर हम बात करें तो वो बहुत छोटा होता था लेकिन हाइट जो है उसकी थोड़ी ऊंची होती थी, वो ऊंचाई वाली जगह पे बसा हुआ होता था। आर्कियोलॉजिस्ट ने इसलिए इस जगह को सिटाडेल टाउन का नाम दिया। उसके बाद जो हमारा दूसरा वाला टाउन था जो कि ईस्ट में था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता था। यानी बड़ा इन द सेंस कि वो एरिया वाइज जो है काफ़ी बड़ा होता था लेकिन वो थोड़ा लोअर साइड में यानी नीचे की तरफ बसा होता था, इसलिए उसको लोअर टाउन के नाम से जाना जाता था। और इतना ही नहीं, जो दोनों हमारा सिटाडेल टाउन और लोअर टाउन है उसके बीच में एक ब्रिक वॉल बना हुआ होता था और ये ब्रिक वॉल एक अलग तरीके के इंटरलॉकिंग पैटर्न में बना होता था जिससे वॉल्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती थी और उससे वॉल बहुत लंबे टाइम तक के लिए टिका रहता था। कुछ सिटीज़ में स्पेशल बिल्डिंग्स भी बनी होती थी। फॉर एग्जांपल अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करें तो वहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल टैंक बना होता था जिसको आर्कियोलॉजिस्ट ने ग्रेट बाथ का नाम दिया है। और ये ग्रेट बाथ क्या होता था, ये लाइक एक हम कह सकते हैं कि एज अ स्विमिंग पूल उसको इस्तेमाल किया जाता था। यानी कि उसमें पानी भरा जाता था और फिर वहाँ पर लोग नहाया करते थे। लेकिन इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है कि उसको कौन लोग इस्तेमाल करते थे। लाइक रॉयल पीपल इस ग्रेट बाथ का इस्तेमाल करते थे या फिर सारे ही लोग किसी ओकेज़न पे साथ मिलकर नहाते थे। दिस वॉज लाइन विद ब्रिक्स कोटेड विद प्लास्टर एंड मेड वाटर टाइट विद अ लेयर ऑफ नेचुरल तार। हमारा ग्रेट बाथ पूरा ब्रिक से घिरा होता था यानी कि उसमें एक वॉल बनी होती थी चारों तरफ से और वो कोट किया हुआ होता था प्लास्टर से। यानी कि अब ये बात हम सोच सकते हैं कि एक तो वो ब्रिक के इस्तेमाल को जानते ही थे इतने सालों पहले, दूसरी बात आ जाती है कि वो प्लास्टर के इस्तेमाल को भी जानते थे। यानी कि सीमेंट से वो लोग प्लास्टर भी उसको करते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, ताकि पानी जो है वो बिल्कुल भी लीक ना हो यानी रिसाव को रोकने के लिए वो चारकोल का इस्तेमाल भी करते थे और उससे सीमेंट के ऊपर कोटिंग होती थी। ग्रेट बाथ में उतरने के लिए दोनों साइड से सीढ़ियां भी होती थी जिसका लोग चढ़ने और उतरने के लिए इस्तेमाल करते थे। और ग्रेट बाथ के चारों तरफ रूम्स हुआ करते थे। ग्रेट बाथ के लिए पानी वेल से लाया जाता था
और उसको यूज़ करने के बाद में ड्रेन कर दिया जाता था। Perhaps important people took a dip in this टैंक ऑन स्पेशल ओकेज़न। तो फिर से वही बात आ गई कि शायद कुछ महत्वपूर्ण लोग किसी स्पेशल ओकेज़न पे ही इसमें नहाया करते थे। अदर सिटीज़ सच एज कलिबंगन एंड लोथर हैव फायर अल्टर्स। और इतना ही नहीं, दूसरी सिटीज़ की अगर हम बात करते हैं जैसे कलिबंगन है, लोथल है। अब लोथल की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रेजेंट डे गुजरात में है। तो यहाँ पर कुछ यज्ञ मिले हैं, फायर अल्टर्स मिले हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि उस टाइम पे सेक्रीफाइसेस वगैरह हुआ करती थी और बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने पर पूजा पाठ हुआ करता था। और इसके साथ ही मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, लोथल, इन जगहों पर स्टोर हाउसेस भी मिले हैं। अभी हमारा मैप आ जाता है राइट साइड में, इसमें मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। लाइक ये हमारा लोथल है और ये प्रेजेंट डे गुजरात में है। फिर दूसरी जगह हमारी आ जाती है मोहनजोदड़ो, जो कि अब मैंने बताया कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, क्योंकि ये हमारी अब बाउंड्री लाइन है और ये वाला पूरा एरिया पाकिस्तान है। अब इस पेज में ये पूरी एक इमेज आ जाती है द ग्रेट बाथ। तो ये वो पूरा एरिया है जैसे मैंने आपको बताया। लाइक ये एक पूरा स्विमिंग पूल टाइप एरिया था और दोनों साइड में ये सीढ़ियाँ थी चढ़ने और उतरने के लिए, इस साइड भी और इस साइड भी, और चारों तरफ कुछ रूम्स बने हुए थे। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं क्लियरली। उसके बाद हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। अब क्योंकि हम सिटीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके हम फंक्शंस को देखेंगे, यानी किस तरीके से वहाँ पर हाउसेस थे, क्या ड्रेनिंग सिस्टम था, स्ट्रीट्स कैसी थी, उसके बारे में हम डिटेल तरीके से इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। हड़प्पन सिटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो मेनली जो वहाँ पर हाउसेस हैं वो 1 या फिर 2 स्टोरीज़ बिल्डिंग होती थी, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई बिल्डिंग्स नहीं होती थी जैसे आज के टाइम पे होता है। उस टाइम पे सिर्फ 1 या 2 ही होते थे, विद रूम्स बिल्ट अराउंड अ कोर्टयार्ड। और हड़प्पन सिटीज़ में अगर हम घरों की बात करते हैं तो वो ज़्यादातर इस तरीके से होते थे कि बीच में एक आंगन होता था और चारों तरफ से रूम्स हुआ करते थे। मोस्ट हाउसेस हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया, और वहाँ पर बाथिंग एरिया जो है वो सेपरेट हुआ करती थी, यानी जहाँ पर वो लोग रहते थे उससे थोड़ा अलग हटके उनका बाथरूम हुआ करता था, जैसे कि आज के टाइम पे भी होता है हम लोगों के घरों में। एंड हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर, और उनके पास सबके पास अपना खुद का वेल होता था जिससे वो वाटर सप्लाई करते थे। और अगर हम ड्रेनेज की बात करें तो ड्रेनिंग सिस्टम वहाँ का बहुत ही अच्छा था, क्योंकि जो वहाँ की नालियाँ होती थी वो कवर्ड होती थी। आज के टाइम पे अगर हम देखते हैं तो ज़्यादातर जो ड्रेन्स होती हैं वो कवर्ड होती हैं। क्यों? हाइजीन की पर्पज़ से उसको इस तरीके से रखा जाता था ताकि अगर वो कवर रहेंगी तो उससे गंदगी फैलने का खतरा नहीं रहता है। Although you cannot see it, each drain had a gentle slope so that water could flow through it. तो जो नालियाँ हैं वो इस तरीके से बनाई गई थी कि जो उसका पानी है वो आसानी से नीचे की तरफ बह जाए और वो कहीं भी इकट्ठा ना हो। और बहुत ही सावधानी पूर्वक जो नालियाँ थी घरों की उसको बाहर सड़क वाली नालियों से जोड़ दिया गया था, और आखिर में जाकर वो एक बड़े गड्ढे में जाकर सारा पानी जो है वो वहाँ इकट्ठा हो जाया करता था। क्योंकि नालियाँ वो पूरी तरीके से कवर होती थी इसलिए वहाँ पे कुछ इंस्पेक्शन होल्स भी होते थे, यानी उन इंस्पेक्शन होल्स का इस्तेमाल नालियों को साफ़ करने के लिए किया करते थे। ऑल 3 हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स वर प्रोबेबली प्लान एंड बिल्ट एट द सेम टाइम। और इसलिए जो तीनों चीज़ें हैं लाइक हाउसेस, ड्रेन्स और स्ट्रीट्स, वो सारी की सारी चीज़ें एक साथ ही बनाई गई होंगी। यानी लाइफ इन दिस सिटी। अब हम हड़प्पन सिटीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर ओवरऑल हमें ये बताना ज़रूरी हो जाता है कि वहाँ की लाइफ कैसी थी, यानी लोगों का जो जीवन था वो कैसा था, किस तरीके से वो लोग वहाँ रहते थे। तो मेनली जो हड़प्पन सिटी थी वो बहुत ही ज़्यादा बिजी प्लेस था, यानी कह सकते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका था। लोग हमेशा वहाँ आते जाते रहते थे, जैसे कि किसी भी बड़े शहर में देखा जा सकता है। देयर वर पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स इन द सिटी। उस समय पर भी ऐसे बहुत से लोग होते थे जो इसी तरीके की स्पेशल बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट किया कर सकते थे सिटीज़ में। देयर वर प्रोबेबली द रूलर्स, वो रूलर्स भी हो सकते थे। इट इज़ लाइकली दैट द रूलर्स सेंड पीपल टू डिस्टेंट लैंड्स टू गेट मेटल्स, प्रेशियस स्टोन्स एंड अदर थिंग्स एंड दे वांटेड। तो जो उस टाइम के रूलर्स होते थे वे अपने लोगों को दूर दूर भेजा करते थे, लाइक मेटल्स, प्रेशियस स्टोन्स और दूसरी ऐसी ही चीज़ें जो भी उनको चाहिए होती थी उसके लिए वे उन्हें भेज दिया करते थे। और इसलिए वो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स लाइक ऑर्नामेंट्स हो गए गोल्ड और सिल्वर के, ब्यूटीफुल बेड्स फॉर देमसेल्व्स, इस तरीके की चीज़ें वो अपने पास रखा करते थे क्योंकि वो दूर दूर से इन चीज़ों को इम्पोर्ट किया करते थे। पीपल वर ट्रैवलिंग टू डिस्टेंट लैंड्स फॉर रिटर्निंग विद रॉ मटेरियल्स। उस टाइम पे भी लोग दूर दूर की यात्राएं किया करते थे और अपने साथ बहुत सारे मटेरियल्स लेकर वापस आते थे। और सिर्फ रॉ मटेरियल्स ही नहीं, अपने साथ वो एक जगह से दूसरी जगह कहानियाँ भी लेकर आते जाते थे। मैनी टेराकोटा टॉयज हैव बीन फाउंड इन अ लॉन्ग टाइम अगो, चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद दिस। बहुत सारे टेराकोटा टॉयज भी मिले हैं जिससे बच्चे खेला करते होंगे।
देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी, यानी कि कौन से क्राफ्ट्स थे सिटी में जिससे लोग फेमिलियर थे। तो अब हम उन न्यू क्राफ्ट्स के बारे में जानने वाले हैं। तो बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट्स थे जो हड़प्पन सिटीज़ में बनाए जाते थे। इन क्राफ्ट्स में से बहुत सारी चीज़ें जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिली हैं वो स्टोन, शेल, मेटल, कॉपर, ब्रोंज, सिल्वर या गोल्ड से बने होते थे। और ज़्यादातर जो कॉपर और ब्रोंज का इस्तेमाल वो लोग करते थे वो टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स या फिर वेसल्स बनाने के लिए करते थे। उसके अलावा जो हमारे प्रेशियस मेटल है लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, उसका इस्तेमाल वो ज़्यादातर ऑर्नामेंट्स या फिर वेसल्स बनाने के लिए ही करते थे, क्योंकि ये बात हमें पता है कि जो गोल्ड और सिल्वर है वो थोड़े प्रेशियस होते हैं और उससे ईजिली हम सारी चीज़ें नहीं बना सकते, वरना उन मेटल्स की शॉर्टेज हो जाएगी। इसलिए ये गोल्ड और सिल्वर का इस्तेमाल ज़्यादातर ऑर्नामेंट्स या वेसल्स बनाने के लिए करते थे। बाकी टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स ये चीज़ें बनाने के लिए वो लोग कॉपर, ब्रोंज जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट को जितनी भी चीज़ें हड़प्पन साइट्स में मिली हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट फाइंड्स हैं उनमें बीड्स, वेट्स एंड ब्लेड्स हैं। द हड़प्पन्स ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन, दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर। हड़प्पन्स सील्स भी बनाया करते थे स्टोन का इस्तेमाल करके, और ज़्यादातर ये जो हमारे सील्स होते थे वो रेक्टेंगुलर शेप में होते थे और उसमें एनिमल्स की इमेज बनी होती थी, एनिमल कार्व्ड ऑन दैम। द हड़प्पन्स ऑल्सो मेड पोट्स विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइन सच एज द वन शोन ऑन पेज 6। और हड़प्पन्स इसके साथ ही पोट्स भी बनाया करते थे, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पोट्स बनाया करते थे जो कि ब्लैक डिज़ाइनिंग में होते थे। इसका एक एग्जाम्पल पेज नंबर 6 पे भी है। तो ये आ गया हमारा पेज नंबर 6 और इस पोट्स की बात की गई है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ थी वो ये थी कि वो कॉटन को उगाना भी जानते थे। कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर्स अगो। लगभग 7000 साल पहले से ही कॉटन मेहरगढ़ में उगाया जाता रहा था। एक्चुअल पीसेस ऑफ क्लॉथ वर फाउंड अटैच्ड टू द लीड ऑफ सिल्वर वेस एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स एज मोहनजोदड़ो। कॉटन के कुछ पीसेस वो सिल्वर वेस और कुछ कॉपर ऑब्जेक्ट्स के साथ पाए गए हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड स्पिंडल वॉल्स, और इसके साथ ही आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ स्पिंडल वॉल्स भी मिले हैं। इससे पता चलता है कि वो शायद सूत भी काटते थे। देन ये हमारा ब्लू बॉक्स है फैंस। ये भी हमारा क्राफ्ट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फैंस एक मटेरियल होता था जो कि आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड किया जाता था। अब इसको किस तरीके से प्रोड्यूस करते थे उस टेक्निक के बारे में मैं थोड़ा बताऊंगी। तो इसको बनाने के लिए सैंड या फिर क्वार्ट्ज के पाउडर को गम के साथ मिलाकर एक ऑब्जेक्ट बनाया जाता था और फिर इसको बाद में पॉलिश करके बहुत ही ज़्यादा शाइनी बना दिया जाता था। द कलर्स ऑफ द ग्लेज वर यूजुअली ब्लू और सी ग्रीन, और जब वो पूरी तरीके से रेडी हो जाता था तो उस कलर आता था वो चाहे ब्लू आता था या फिर सी ग्रीन आता था। फेंस वॉज यूज टू मेक बीड्स, बैंगल्स, ईयरिंग्स एंड टीनी वेसल्स। और ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था फेंस, इसको बनाने के बाद में इसको दूसरी चीज़ें बनाया करते थे इसके इस्तेमाल से, लाइक बीड्स बनाते थे, बैंगल्स बनाते थे, ईयरिंग्स या फिर दूसरे टीनी वेसल्स बनाया करते थे। इन क्राफ्ट्स में से जितनी भी चीज़ें बनाई जाती थी वो ज़्यादातर स्पेशलिस्ट्स के द्वारा बनाई जाती थी। अब ये स्पेशलिस्ट कौन होते थे? स्पेशलिस्ट एक ऐसा इंसान होता है जिसको ट्रेन किया जाता है, यानी किसी भी स्पेसिफिक काम के लिए जो वो कर रहा है उसके लिए उसको ट्रेनिंग दी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कटिंग स्टोन और पॉलिशिंग बीड्स और कार्विंग सील्स। तो ये एक ऐसे काम थे जिसके लिए उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती थी और वो जब उसमें स्पेशलिस्ट बन जाते थे तभी वो उस काम को किया करते थे। लुक एट द इलस्ट्रेशन पेज 36 and see how well the face is carved and how carefully the beard is shown. This must have been the work of an expert craft person. तो अब हम पेज नंबर 36 पे देखने वाले हैं कि किस तरीके से फेस को एक अच्छा से शेप दिया जाता था और किस तरीके से केयरफुली बियर्ड को बनाया जाता था। तो इसका एग्जाम्पल हम यहाँ इस इमेज में देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने कितनी खूबसूरती के साथ इस पूरे स्कल्पचर को इन्होंने बनाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्टोन से बना हुआ है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इन सब चीज़ों के लिए जो है एक स्पेशलिस्ट होना ज़रूरी होता था, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उस टाइम पे सारे लोग स्पेशलिस्ट ही रहा करते होंगे। वी डू नॉट नो वेदर ओनली मैन व स्पेशलिस्ट और ओनली वीमेन व स्पेशलिस्ट, बल्कि हम ये भी नहीं कह सकते कि सिर्फ मैन ही इस काम को करते थे या वीमेन भी करती थी या फिर दोनों ही मिलकर इस काम को करते होंगे। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स, यानी अब इन सब चीज़ों को बनाने के लिए उनको रॉ मटेरियल्स की तो ज़रूरत होती होगी। तो रॉ मटेरियल्स को लेने के लिए वो लोग कहाँ जाते थे और कहाँ से चीज़ों को इंपोर्ट करते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, इंडिया में भी कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर उनको ईजिली रॉ मटेरियल्स मिल जाया करते थे।
अब जो रॉ मटेरियल्स हैं वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं, वो चाहे तो हमें नेचुरली मिल जाते हैं या फिर कभी कभी उसे फार्मर्स या हर्डर्स की हेल्प लेकर उन्हें प्रोड्यूस किया जाता है। दीज आर देन प्रोसेस टू प्रोड्यूस फिनिश गुड्स, और फिर उसको प्रोसेसिंग के बाद में एक फिनिश्ड गुड के रूप में तैयार किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉटन प्रोड्यूस बाय फार्मर्स। अब इसका एग्जांपल हम इस तरीके से ले सकते हैं कि जो हमारा कॉटन है वो फार्मर्स उसे प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो हमारा कॉटन है वो क्या है, ये हमारा एक रॉ मटेरियल है, और फिर इसको प्रोसेसिंग के बाद इससे एक क्लॉथ बना सकते हैं। लेकिन जो हड़प्पन्स हुआ करते थे उनको बहुत सारे रॉ मटेरियल्स तो वो लोकली मिल जाते थे, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें थी लाइक कॉपर हो गया, टिन, गोल्ड, सिल्वर और दूसरे प्रेशियस स्टोन्स, उनको डिस्टेंस प्लेसेस से मंगवानी पड़ती थी, यानी दूर दराज के जो इलाके हैं वहाँ से उनको इम्पोर्ट करने की ज़रूरत होती थी। जो हड़प्पन्स थे वो कॉपर प्रेजेंट डे राजस्थान से उनको मिल जाया करता था, और इतना ही नहीं, उनको वेस्ट एशिया में एक जगह है ओमान, वहाँ से भी कॉपर मिल जाया करता था। टिन विच वॉज मिक्सड विद कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रोंज में हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान एंड ईरान। और यहाँ पे दूसरी बात जो नोट करने वाली आ जाती है वो ये आ जाती है कि वो लोग ब्रोंज के इस्तेमाल को भी जानते थे। अब जो ब्रोंज है वो नेचुरली मेटल नहीं है, क्यों? क्योंकि इसको कॉपर और टिन को मिक्स करके बनाया जाता है। तो ब्रोंज बनाने के लिए जो टिन है वो प्रेजेंट डे अफगानिस्तान या फिर ईरान से वो लोग इंपोर्ट किया करते थे, और जो सोना है हमारा वो हमें कर्नाटका से ही मिल जाया करता था। और इसके साथ ही जो दूसरे प्रेशियस स्टोन्स थे वो उन्हें गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से इंपोर्ट करने की ज़रूरत होती थी। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़। अब ये लोग सिटीज़ में रहते तो थे, लेकिन वो खाते क्या थे, यानी उनका जो बेसिक डाइट था, क्या चीज़ें वो कंज्यूम करते थे, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जो उस टाइम पे सिटीज़ में रहते थे, लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे भी रहते थे जो कंट्री साइड में रहते थे। अभी कंट्री साइड क्या है? कंट्री साइड रूरल एरियाज़ के लिए यूज़ किया गया है, यानी कि विलेज एरियाज़ में वो लोग रहा करते थे। और वो लोग जब विलेज में रहते थे तो वो क्या करते थे? वे क्रॉप्स को ग्रो करते थे और एनिमल्स को पालते थे। तो यही फार्मर्स और हर्डर्स फूड को क्राफ्ट पर्सन्स, स्क्राइब्स, रूलर्स वगैरह को सप्लाई किया करते थे, यानी वो लोग जो सिटीज़ में रहते थे उनको ये लोग फूड सप्लाई करते थे। और कुछ रिमेन्स की वजह से हमें ये पता चलता है कि हड़प्पन्स जो हैं वो किन किन चीज़ों को उगाते थे। तो क्या चीज़ें उगाते थे वो? वीट, बार्ली, पल्सेस, पीज, राइस, सीसम, लिनसीड और मस्टर्ड। उस टाइम पे एक नया टूल जिसे कि प्लो के नाम से जानते हैं वो उन लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, और उसका इस्तेमाल वो लोग किस चीज़ के लिए करते थे? वो डिगिंग के लिए करते थे, ताकि वो सॉइल को टर्न कर सकें और फिर उसमें जो है सीड्स को प्लांट कर सकें। जो रियल प्लोज होते थे वो वुड के बने होते थे, इसलिए वो ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाए। यानी कि जो हड़प्पन टाइम्स के प्लोज थे वो अभी हमें नहीं मिले हैं, क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पाए, क्योंकि लकड़ी की बनी चीज़ें जो हैं वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। लेकिन हाँ, टॉय मॉडल से हमें पता चलता है, यानी कुछ ऐसे खिलौने मिले हैं जो हल्की तरह थे, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो लोग प्लो का इस्तेमाल भी करते थे, इसीलिए एज अ टॉय भी बच्चे उसका इस्तेमाल खेलने के लिए करते होंगे। ये जो हमारी हड़प्पन सिटीज़ है यहाँ पर बहुत ही कम बारिश हुआ करती थी, तो इससे होता क्या था कि वहाँ पे कुछ इरिगेशन मेथड वो लोग यूज़ करते थे। दिस मीन्स दैट वाटर वाज स्टोर्ड एंड सप्लाई टू द फील्ड्स व्हेन द प्लांट्स वर ग्रोइंग। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो लोग पानी को स्टोर करना भी जानते थे, यानी वो इसका इस्तेमाल भी करते थे ताकि जब इरिगेशन की ज़रूरत हो तो वो इन पानी का इस्तेमाल इरिगेशन के लिए कर सकें। अब जो हड़प्पन्स होते थे वो किस तरीके के जानवरों को पालते थे, तो ये भी याद रखने वाली बात है। तो कैटल, शीप, गॉट एंड बफेलो, इन सारे जानवरों को वो पालते थे। वाटर एंड पास्चर्स वो अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट। ज़्यादातर जो पानी और जो पास्चर लैंड्स होते हैं, यानी जो जानवरों को चराने के लिए चारागाह होते हैं, वो वहीं पर अवेलेबल होते थे जहाँ वो लोग बसे होते थे। लेकिन कभी कभी क्या होता था ना कि ये जो पानी है वो सूख जाया करता था गर्मियों के टाइम पे। कई बार ऐसा होता था कि वे अपने जानवरों को लेकर दूसरी जगहों पर चले जाते थे जहाँ पर ज़्यादा पानी और ज़्यादा पास्चर लैंड्स अवेलेबल होते थे। फिर हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है अ क्लोज़र लुक हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। तो अब हम एक क्लोज़र लुक देखने वाले हैं हड़प्पन टाउन्स के बारे में ही, जो कि अभी प्रेजेंट डे गुजरात में है। और ये क्या है? ये द सिटी ऑफ धोलावीरा है। द सिटी ऑफ धोलावीरा वॉज लोकेटेड ऑन खादिर बेट इन द रन ऑफ कच्छ वेयर देयर वॉज फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल। तो जो ये हमारा धोलावीरा है वो खदिर बेट रन ऑफ कच्छ में लोकेटेड है, और वहाँ पर फ्रेश वाटर और फर्टाइल सॉइल
अवेलेबल है। अनलाइक सम ऑफ द अदर हड़प्पन सिटीज़ विच वर डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, धोलावीरा वॉज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। और ज़्यादातर जो हड़प्पन सिटीज़ हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती थी। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, एक सिटाडेल टाउन होता था, दूसरा लोअर टाउन होता था। लेकिन जो ये हमारा धोलावीरा है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और जो इसका हर एक पार्ट है वो बड़े बड़े ब्रिक वॉल से सराउंडेड है, और ये वॉल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टोन से बने हैं विद एंट्रेंसेस थ्रू गेटवेज। और इन सारे पार्ट में एंट्री के लिए उनको गेटवेज की ज़रूरत होती है, यानी बहुत बड़े बड़े गेटवेज हुआ करते थे, उसी से वो लोग आया जाया करते थे। अदर फाइंड्स इंक्लूड लार्ज लेटर्स ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट दैट वर कार्व्ड आउट ऑफ वाइट स्टोन एंड परहैप्स इनलेड इन वुड। और वहाँ पर दूसरी एक बहुत ज़्यादा अलग सी फाइंड मिली है, वो ये है कि वहाँ पे एक हड़प्पन स्क्रिप्ट मिला है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े लेटर्स में लिखा हुआ है, क्योंकि मेनली जो हड़प्पन सिटीज़ में राइटिंग्स होती थी वो इन द फॉर्म ऑफ सील्स होती थी, यानी बहुत छोटे छोटे सील्स होते थे और उसी में जो है एनिमल को कार्व कर दिया जाता था या फिर कुछ छोटे छोटे लेटर्स लिखे होते थे। तो ये एक पहली राइटिंग ऐसी है जिसमें काफ़ी बड़े बड़े लेटर्स मिले हैं। और ये जगह ऐसे एरिया में सिचुएटेड है जहाँ पे सेमी प्रेशियस स्टोन्स, यानी वो स्टोन्स जो बहुत ज़्यादा कीमती तो नहीं, लेकिन कह सकते हैं कि हाँ सेमी प्रेशियस स्टोन्स हैं, वो वहाँ पर अवेलेबल होते थे। और इसके साथ ही सिटी में एक बड़ा सा स्टोर हाउस भी है, और उस स्टोर हाउस में बहुत सारे सील्स और सीलिंग्स भी मिले हैं। फिर से हमारा ये नेक्स्ट ब्लू बॉक्स आ जाता है, इसमें हम सील्स और सीलिंग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वो लोग सील का इस्तेमाल क्यों करते थे। जब भी बैग को सामान भरने के बाद में पूरी तरीके से पैक कर दिया जाता था या बांध दिया जाता था, तो वेट क्ले का एक लेयर उसके नॉट पर पूरी तरीके से लगा दिया जाता था, और फिर उस वेट क्ले में एक सील लेकर उसे प्रेस कर दिया जाता था। तो वो ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि इससे क्या होता था कि उनके सामान की सेफ्टी हो जाती थी, और जब वो सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता था और जो उसकी सीलिंग होती थी वो इंटैक्ट होती थी, यानी किसी भी तरीके से उसमें कोई छेड़खानी नहीं की जाती थी, वो उसी तरीके से होती थी। तो इससे पता चल जाता था कि जो उनका सामान है वो सेफली एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गया है। ये लास्ट टॉपिक है, द मिस्ट्री ऑफ द एंड। तो क्या वजह थी जिस वजह से इतनी अच्छी सिटीज़ होने के बावजूद भी इसका खात्मा हो गया, यानी ये सिटीज़ पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। तो लगभग 3900 ईयर्स अगो से मेजर चेंजेस की शुरुआत हो गई थी। पीपल स्टॉप लिविंग इन द मैनी ऑफ द सिटीज़, और इन बहुत सारी शहरों में लोगों ने रहना बंद कर दिया था, और इसके साथ ही लोगों ने राइटिंग, सील्स और वेट्स के इस्तेमाल को करना भी बंद कर दिया था। मोहनजोदारो की गलियों में भी कूड़ों के ढेर लगने स्टार्ट हो गए थे, और जो ड्रेनेज सिस्टम था वो पूरी तरीके से ख़राब हो गया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या रीज़न थी कि ये चीज़ें हुई, वाई डिड ऑल दिस हैपन, वी आर नॉट श्योर। लेकिन इस बात का कोई भी सही तरीके से आंसर नहीं कर सकता है कि क्या रीज़न थी कि ये सिटीज़ धीरे धीरे ख़त्म होनी शुरू हो गई। इसके बारे में बताते हुए कुछ लोग कहते हैं कि शायद रिवर जो हैं वो ड्राइड अप हो गई थी, यानी कि नदियाँ सूखनी शुरू हो गई थी। और दूसरे ने ये भी कहा कि डिफोरेस्टेशन हो गया था, यानी पेड़ जो है वो बहुत ज़्यादा काट लिए गए थे और पेड़ जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म होने लगे थे। इसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि जो दूसरे एनिमल है लाइक कैटल, शीप, गॉट, उन लोगों ने पूरी तरीके से जो वहाँ की ग्रीनरी थी, यानी जो पूरा चारागाह था उसको चर लिया था, और इस वजह से हुआ क्या था ना कि वहाँ पे ग्रीनरी की कमी हो गई थी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कुछ जगहों पर बाढ़ आ गई थी, इस वजह से भी वहाँ के सिटीज़ जो हैं ख़त्म होने शुरू हो गए। लेकिन इनमें से जितने भी रीज़न मैंने आपको बताए हैं, इनमें से कोई भी एक रीज़न ऐसा नहीं है जो कि सारी ही सिटीज़ के ख़त्म होने की वजह बन सका होगा। क्योंकि अगर हम फ्लडिंग की बात करते हैं या रिवर के सूख जाने की बात करते हैं, तो ये कुछ ही एरियाज़ को इफ़ेक्ट करेगा, ना कि सारी एरियाज़ को इफ़ेक्ट करेगा। बहुत सारे साइट्स लाइक सिंध और वेस्ट पंजाब जो कि अभी पाकिस्तान में है, वो पूरी तरीके से अबैंडन हो गए थे, यानी पूरी तरीके से ये साइट्स लोगों द्वारा छोड़ दिए गए थे। न्यू सिटीज़ एमर्ज अबाउट 1400 ईयर्स लेटर, और उसके बाद जो दूसरी नई सिटीज़ सेटअप हुई वो लगभग 1400 साल बाद हुई। यू विल रीड अबाउट देम इन चैप्टर 6 एंड 9। देन हमारा ये लास्ट आ जाता है एल्सवेयर। ये कहीं और की बातें हैं जो मेनली इस चैप्टर का पार्ट तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इस चैप्टर से लिंक होता है। मोस्ट ऑफ इजिप्ट इज़ अ ड्राई डेजर्ट, और पूरा का पूरा जो इजिप्ट है ज़्यादातर वो डेजर्ट है, यानी कि रेगिस्तानी इलाका है ये पूरा। और जो हमारा रिवर नाइल है ये लॉन्गेस्ट रिवर है, ये तो सबको ही पता होगा। तो इस रिवर के पास के एरिया को छोड़ के ज़्यादातर जो इजिप्ट का हिस्सा है वो पूरा डेजर्ट से भरा हुआ है। लगभग 5000 साल पहले इजिप्ट के राजा ने इसको रूल किया था, और इन राजाओं ने अपनी आर्मीज़ को दूर दूर भेजा था ताकि वो वहाँ से गोल्ड, सिल्वर, आइवरी, टिम्बर और दूसरे प्रेशियस स्टोन्स लेकर आए। और इसके साथ ही उन्होंने बहुत ही बड़े बड़े ह्यूज टॉम्ब्स बनाए जिनको हम पिरामिड्स के नाम से अभी भी जानते हैं, और वो अभी भी इजिप्ट में मौजूद है।
तो वो लोग मेनली इन पिरामिड्स का इस्तेमाल किस लिए करते थे? तो जब उनके राजा मर जाते थे तो वो उसकी डेथ बॉडी को प्रिजर्व किया करते थे और फिर प्रिजर्व करने के बाद में इन्हीं पिरामिड में दफना देते थे और इन्हीं केयरफुली प्रिजर्व्ड बॉडीज़ को ममीज़ कहते हैं। बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में दूसरे ऑब्जेक्ट्स भी इन ममीज़ के साथ दफना दिए जाते थे और इनमें से वो कौन कौन सी चीज़ें होती थी, लाइक फूड, ड्रिंक, क्लोथ्स, ऑर्नामेंट्स, यूटेंसिल्स, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, इस तरह की चीज़ें उनके पास से मिली हैं। और कई बार तो जो उनके नौकर और नौकरानी वगैरह होते थे उनको भी इनके साथ दफना दिया जाता था। दीज आर अमंग्स द मोस्ट एलेबरेट ब्यूरियल्स नॉन इन वर्ल्ड हिस्ट्री। तो अब हमारा ये चैप्टर यहीं ख़त्म हो जाता है। तो अब मेरे दूसरे चैप्टर्स को मुझसे पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।